हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम हमारे चैनल पर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज से हम ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ्स में हम 12th क्लास की सारा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे इकोनॉमिक्स का। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ रहेगी पूरी बेसिक टू एडवांस रहेगी। तो हम पहले कांसेप्ट बेसिक सीखेंगे ताकि आगे आपको फर्दर कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से, जो कि नेशनल इनकम की फर्स्ट यूनिट है और उसका फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म है वो कहाँ से आई है और इसका क्या मतलब है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद इनकम तो अगर आपने सुना ही होगा, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्ट्रोक एंड फ्लो, फिर है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो और उसके बाद हम देखेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो वन बाय वन करके एक-एक करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, अभी तक आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी आपने की, वो आपने पर्टिकुलर एक फर्म या पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के बारे में आपने स्टडी की। उसका जो बिहेवियर होता है एक फर्म का, इंडस्ट्री स्मॉल लेवल पे जो हम किसी भी फर्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। लेकिन हमें अगर हमें किसी भी चीज़ को नेशनल लेवल पे मेजर करना है, नेशनल लेवल पे उसका बिहेवियर को स्टडी करना है, तब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, यानी कोई भी चीज़ जो लार्ज लेवल पे मेजर की जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें पूरी कंट्री की इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ होगा। तो नेशनल इनकम को हम कंट्री लेवल पे, यानी कि पूरी होल इकोनॉमी की जो इनकम है वो हमें मेजर करनी है। इसी तरह से एग्रीगेट आउटपुट, यानी जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर उन सब की आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमें निकालनी है तो वो हमें कहाँ पढ़नी पड़ेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, इसके अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो पार्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। यानी कि पूरी की पूरी कंट्री की यहाँ पे हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। इसके एग्जांपल क्या-क्या हैं, जैसे कि नेशनल इनकम है और एग्रीगेट आउटपुट है, एग्रीगेट कंजम्पशन है, यानी कि जो कंजम्पशन हो रही है सारे हाउस होल्ड्स को मिला करके कितने कंज्यूम कर रहे हैं, सारे जितने भी फर्म्स हैं वो कितना टोटल प्रोड्यूस कर रही है। तो टोटल आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट की बात करेंगे, तो इसीलिए एग्रीगेट टर्म हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल सिंगल इंडिविजुअल आउटपुट हम निकालते हैं। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता ही है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हम स्मॉल लेवल पे पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लार्ज लेवल के लिए पढ़ते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक which studies the behavior of individual units of an economy। ठीक है। उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इसको स्टडी करती है, ये एग्रीगेट्स को स्टडी करती है। कोई भी वेरिएबल इसको निकालना है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आउटपुट हो, सभी के सभी एग्रीगेट लेवल पे मेजर किए जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसीलिए जो इसकी जो टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो सिंपल डिमांड और सिंपल सप्लाई, मीन्स एक कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी है। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे क्लॉथ की मार्केट की हम बात करें तो क्लॉथ की जो मार्केट है उसके अंदर एक फर्म है, उसकी कितनी सप्लाई, उस क्लॉथ मार्केट की जो सप्लाई है उसके लिए कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल डिमांड कितनी यहाँ पे पता कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करें। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, यानी जितने भी कंज्यूमर्स हैं पूरी कंट्री में उनकी टोटल डिमांड कितनी है, सभी सेक्टर्स की मिला। और ऐसे ही सभी प्रोड्यूसर्स की, टोटल सेक्टर्स की जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबकी सप्लाई कितनी है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अब देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी कमोडिटी का हम प्राइस मेजर करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं।
इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। इसके लिए हाइलाइटर ले लेते हैं। अब देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, उसके अंदर हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को निकालते हैं। तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के टर्म्स से अगर हम बात करें, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि हम कितना सम के टर्म में बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लार्जेस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की, क्योंकि वहाँ तो हम टोटल पूरी कंट्री का ही मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे चाहे वो इनकम हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एक फर्म की बजाय तो एक पर्टिकुलर मार्केट जो है, जैसे मान लीजिए शू की मार्केट है, शू की मार्केट का हम टोटल मार्केट डिमांड भी आपने वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में निकाला है। तो वहाँ एक फर्म से पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक एग्रीगेशन पॉसिबल है और उससे ज़्यादा पॉसिबल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन है वो हम नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे हम इसको कंसिडर करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर वो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन को यूज करता है, जबकि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन को यूज करते हैं। अब एक बात को हमेशा याद रखना है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर मैक्रो मैक्रो वेरिएबल्स के कांस्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ पे माइक्रो वेरिएबल्स के कांस्टेंट रहने वाले हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की आउटपुट कितनी है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल क्या आएगा, पूरे नेशन की इनकम कितनी, पूरे नेशन की आउटपुट कितनी है। तो नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, तो ये जस्ट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। देखिए एक किसके लिए हम स्लाइड ले लेते हैं। देखिए हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं, टोटल जो सेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, एक टोटल जो हमारे इकोनॉमी है उसके अंदर हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो होता है हाउस होल्ड, दूसरा होते हैं फर्म्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट, और लास्ट में हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर्स होते हैं, पहला हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म्स है, तीसरा गवर्नमेंट है, चौथा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो फॉरेन सेक्टर है हमारा। अब हमें क्या पढ़ना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो देखिए इनकम तो आपने सबने सुना ही है, लेकिन ये सर्कुलर फ्लो क्या है। देखिए अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन 1, इसके पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए। इसने कुछ चीज़ खरीदी और इसने सपोज कीजिए इसने शुगर खरीदी, कितने रुपए की, 100 रुपए। 100 रुपए इसने किसको दिए, शुगर वाले शॉपकीपर को दिए। अब शुगर वाला जो शॉपकीपर है ये जाएगा और ये क्या करेगा, ये कुछ भी खाने की आइटम, जैसे मान लीजिए इसने दूध दूध लिया, इसने क्या लिया यहाँ पर, मिल्क ले लिया यहाँ पर। तो उसके लिए इसने कितने रुपए दिए, सपोज कीजिए इसने 30 रुपीज दिए। तो यहाँ जो इनकम है वो फ्लो कर रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, और घूम करके वापस पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। तो यानी कि जो फ्लो हो रहा है उनका, इसलिए इसको हम फ्लो बोलते हैं। अब ये फ्लो सर्कुलर कैसे बनेगा वो अब हम देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज बना करके दिखाता हूँ। देखिए पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने 4 सेक्टर पढ़े थे, पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म्स, और तीसरा है गवर्नमेंट, और चौथा है हमारा फॉरेन सेक्टर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके
सेक्टर तो 4 होते हैं, बट आपके सिलेबस में हमें कितने पढ़ने हैं? हमें ये 2 सेक्टर्स पढ़ने हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। अब जो भी फ्लो होगा इनकम का, वो हमें हाउस होल्ड फर्म्स के बीच में पढ़ना है। देखिए, अब एक साइड तो है आपकी फर्म्स और एक साइड क्या है आपके हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड के बिना फर्म्स प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो कितना भी जोर लगा लें, वो अपने लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकती। उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाउस होल्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनसे उनको क्या चाहिए? फैक्टर सर्विसेज़ चाहिए। तो हाउस होल्ड्स जो हैं, वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? वो इनको देंगे फैक्टर सर्विसेज़। क्या देंगे? फैक्टर सर्विसेज़। फैक्टर सर्विसेज़ कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड किसको देंगे? फर्म्स को देंगे। अब फर्म्स जो हैं, वो हाउस होल्ड्स को इन फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या देंगे? वो इनको पेमेंट देंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स देंगे। देखिए, तो हम क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। अब जैसे हाउस होल्ड ने फर्म्स को लैंड दी, तो लैंड लैंड के लिए फैक्टर पेमेंट फर्म्स क्या देंगी? उनके लिए उसको वो रेंट देंगे। लेबर के लिए वो उनको क्या देंगे? वेजेस देंगे। कैपिटल के लिए क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप जो उनकी मेहनत है, उसके लिए उनको वो क्या करेंगे? प्रॉफिट। तो अब ये देखिए आप कि यहाँ पर पहले वाली स्टेज में क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दी? फैक्टर की सर्विसेज प्रोडक्शन में जो उनकी हेल्प होगी, तो इससे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने के बाद इनकम जनरेट हुई। अब इनकम जनरेट हुई, उस इनकम में से उन्होंने फर्म्स ने क्या किया? वो पैसा किसको दिया? हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर तो ये फ्लो बना, ये सर्कुलर फ्लो बन रहा है। अब जब इनके पास फैक्टर पेमेंट्स आ गई हाउस होल्ड के पास, तो ये क्या करें? क्योंकि इनको भी तो कुछ ना कुछ ये पैसा सेव नहीं करते। इनके पास पैसा आया तो ये क्या करेंगे? ये खर्चा करेंगे। अब जब ये खर्चा जो करेंगे वो किसके पास जाएगा? वो वापस फंड्स के पास जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, तो ये हाउस होल्ड क्या करेंगे? फंड्स को फिर वापस कंजम्पशन के ऊपर जो ये खर्चा करेंगे वो उनको देंगे, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो किसको देंगे? हाउस होल्ड से फंड्स की तरफ जाएगा। अब क्योंकि हाउस होल्ड ने फर्म्स को पैसा दिया है खर्चा करने के लिए, तो ये फर्म्स क्या देंगे इनको? फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो पैसा आ रहा है वो खर्च हो रहा है, तो इनकम जो आई जनरेट हुई वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसके बाद डिस्पोज ऑफ भी हो गई। तो यहाँ पर जो इनकम का फ्लो बना वो पूरा का पूरा सर्कुलर बना, किस किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में और फर्म्स के बीच में। तो देखो, अब हमने इसमें 3 चीज़ें देखी, क्योंकि पहले क्या हुई? सबसे पहले इस पूरे फ्लो के अंदर सबसे पहला काम क्या हुआ? इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन जैसे ही हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, उससे इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट होने के बाद फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स दी हाउस होल्ड्स को। जब वो फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स के पास आ गई, तो उन्होंने उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च कर दिया। और जैसे ही उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च कर दिया, तो फिर गुड्स फर्म्स ने क्या किया? उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जिसके लिए उन्होंने उसको पैसे दिए। तो देखिए, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हमारा, इसके अंदर 3 फेजेस की बातें होती है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या है? तो समझ में तो आएगी आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो देखिए, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को जनरेट करने की ही एक साइकिल है। ये हमने देखा है कि पहले प्रोडक्शन हुई, फिर उससे इनकम जनरेट हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई और फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो गई। तो देखो, तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर उसके बाद उसकी इनकम जो जनरेट हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और फाइनली जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हाउस होल्ड्स क्या कर देंगे? उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो यानी कि इसके 3 स्टेजेस बनती हैं। पहला, फर्म्स क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है? उसके बाद फर्म फैक्टर पेमेंट देंगी, उसके बाद हाउस होल्ड क्या करेंगे? इनको स्पेंड कर देंगे। जितना भी मनी आया वो सारा का सारा मनी क्या हो जाएगा? स्पेंड।
तो ये 3 स्टेजेस हैं। इसी तरह से इसलिए जो इनकम फर्म्स, देखिए पहले इनकम कहाँ से फ्लो हुई, यानी कि फर्म से हाउस होल्ड्स के ऊपर फ्लो हुई, उसके बाद वापस हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फर्म्स के पास वो पैसा वापस आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं कि पहले वो पैसा फर्म से हाउस होल्ड्स में गया, किसकी फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म, तो फिर वापस हाउस होल्ड से किसकी फॉर्म में, हाउस होल्ड से फर्म्स के पास आ गया, किसकी फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म। तो ये हमारा क्या बना, पूरा के पूरे इनकम का फ्लो, सर्कुलर फ्लो बन गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। चलिए अब देखिए इसके 3 फेजेस हैं, जिसका नाम पहला जो फेज है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज यानी कि इनकम जनरेट होती है। इसका दूसरा नाम प्रोडक्शन फेज भी है। तो एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसको हम इनकम फेज भी बोलते हैं कि जो इनकम जनरेट हुई थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद फिर डिस्पोजिशन फेज, इसका मतलब जो इनकम जनरेट हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है हाउस होल्ड की, हाउस होल्ड डिस्पोज ऑफ कर दें, मतलब उसको खर्च कर दें। तो 3 फेजेस हैं। पहले फेज में फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, दूसरे फेज में जो फर्म्स जो है फैक्टर पेमेंट्स देती हैं हाउस होल्ड्स को, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। थर्ड फेज जो आपका डिस्पोजिशन फेज है, जहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे इस चीज़ को खर्च कर देते हैं, जो पैसा उनके पास आया है। देखिए इसको हम डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो पहला हमारा जनरेशन फेज है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, फिर तीसरा हमारा डिस्पोजिशन फेज। अब इसके बाद बस स्टॉक एंड फ्लो को हम एक बार भी करते हैं, इससे पहले हम ये करते हैं। अभी देखिए हमने एक चीज़ देखी थी, एक मिनट, देखिए यहाँ हमने सबसे पहले देखिए फर्म्स एक साइड है हमारे हाउस, तो जो फर्म्स ने, हाउस होल्ड्स ने इनको क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। अब इन्होंने जिसको फैक्टर सर्विसेज दी है, तो अब इसके बदले में ये क्या दे रहे थे, फैक्टर पेमेंट्स दे रहे थे। बट आप देखिए जब अगर मान लीजिए अगर ये पैसे का फ्लो नहीं होगा, तो ये इनको क्या करेंगे, ये किसकी फॉर्म में इनको दे देंगे, यहाँ दे देंगे गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इस पूरे फ्लो के अंदर कहीं भी मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं। यानी इन्होंने इनको फैक्टर सर्विसेज दी और फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, जहाँ पर मनी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हाउस होल्ड्स, फर्म्स जो है हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स दे रही हैं, तो हाउस होल्ड क्या कर रही है, उसको वापस खर्च कर रही है कंजम्पशन, तो वहाँ क्या आएगा, वो मनी फ्लो हो जाएगा। तो रियल फ्लो का जो दूसरा नाम है वो, उसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो का हम दूसरा नाम क्या है, फिजिकल। और अगर मान लीजिए इसका जो हमारी फर्म्स है और एक साइड हमारा हाउस होल्ड है, अगर मान लीजिए फर्म्स जो है इनको हाउस होल्ड क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट करती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यानी कि पैसे की फॉर्म में फैक्टर पेमेंट दी जा रही है। तो हाउस होल्ड भी क्या कर रहे हैं, फर्म्स को पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी वो कंज्यूम करेंगे उसके लिए वो खर्चा देंगे। तो ये जो है यहाँ पर, ये क्या है हमारा मनी फ्लो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई रियल चीज फ्लो नहीं कर रही है। तो वो हमारा रियल फ्लो था जिसको हम फिजिकल फ्लो बोलते हैं। और मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल फ्लो। तो ये हमारा 2 टाइप के सर्कुलर फ्लो हैं, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा है तो वो एक ही है। उसके अंदर 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और एक होता है हमारा। चलिए देखिए, तो रियल फ्लो में हमने क्या करना है, रियल फ्लो में सिर्फ फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, और दूसरी साइड फर्म्स क्या देंगी, उनको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी
मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही आपस में एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी का एक्सचेंज नहीं, गुड्स के बदले गुड्स। चलिए अब मनी जो फ्लो है हमारा, अब मनी फ्लो में यहाँ पर फ्लो किसका होगा, फैक्टर पेमेंट का होगा फ्रॉम फर्म से हाउस होल्ड्स, और फिर हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में पैसा वापस की वापस किसको देंगे, फर्म्स को। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, नॉमिनल फ्लो। और यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, मनी की एक्सचेंज होती है, जबकि रियल फ्लो में क्या होता है, वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है आपस में। तो ये बात हमें ध्यान रखना। देखो अब जो यहाँ पर ये हमारा है हाउस होल्ड और ये हमारी है फर्म्स। अब यहाँ पे जब इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी तो कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज दी हाउस होल्ड ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने हमने देख ही चुके हैं, और उसके बदले में इन्होंने इसको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो ये हमारा रियल फ्लो है। लेकिन यहाँ पे अगर मनी फ्लो के अंदर क्या होगा, फैक्टर पेमेंट देंगे ये फर्म्स, ठीक है, और हाउस होल्ड क्या करेंगे, उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देंगे। तो ये हमारा हमने अच्छे से देख ही लिया है। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको डिफरेंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं। जो चीज़ अभी हमने थ्योरी में पढ़ी है, वो उसको डिफरेंस की फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे। रियल फ्लो क्या करता है, ये सिर्फ ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, और जबकि मनी फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। अब यहाँ सिर्फ किसका एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे किसका एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है। अब इसको हम किसके लिए, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो जो बार्टर सिस्टम है हमारा, जो गुड्स के बदले गुड्स, उसके लिए रियल फ्लो यूज होगा, तो देर में भी डिफिकल्टीज हो सकती है हमारी और यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं फ्लो के अंदर। चलिए ये हमने कर चुके हैं हम। अब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हम करें तो टू सेक्टर हमने देख लिया पूरा का पूरा प्रोसेस सारा का सारा। तो दो सेक्टर हमारे पास, वैसे तो हमारे पास चार सेक्टर है पूरी इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड है, एक हमारे पास फर्म्स हैं, फिर हमारे पास गवर्नमेंट है, और उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर। जो थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो हमारे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं, अगर वो नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो हमें यहाँ पे आपके सिलेबस में दो चीज़ें पढ़नी है, हाउस होल्ड और फर्म्स। ये टू सेक्टर इकोनॉमी हम देख चुके हैं। अब हम हमारा एक टॉपिक जो बच गया था वो देखते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं, जैसे नेशनल इनकम है, आपकी आउटपुट है यानी कि जीडीपी है, नेशनल वेल्थ है, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन सभी वेरिएबल्स की हमें क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि वो या तो क्या तो वो स्टॉक कंसेप्ट है या वो फ्लो कंसेप्ट। तो इन दोनों में से क्या है, तो आपको पेपर में एग्जाम में कैसे मिलेगा, आपको कुछ टर्म्स दिए होंगे, कुछ वेरिएबल्स दिए, और वो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से स्टॉक कंसेप्ट कौन सा है और फ्लो कंसेप्ट कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, और इसलिए हमें इनको इनका मीनिंग हमें पता होना ही होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, देखिए स्टॉक जनरली भी हम कह देते हैं कि हमारे गोडाउन में आज आज की डेट में कितना स्टॉक, यानी कि स्टॉक जब भी मेजर किया जाएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा, यानी कि आज की डेट पे मेजर किया जाएगा, या एक पर्टिकुलर डेट, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो स्टॉक ऑफ गुड्स है गोडाउन के अंदर एज ऑन 31 जनवरी 2019, यानी 31 जनवरी 2019 तक कितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो कौन सा कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। यानी कि जब भी हम स्टॉक का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा, उसको जिस डेट पे आप मेजर कर रहे हो वही टाइम पे यूज किया जाएगा, वही टाइम पे मेजर किया जाएगा। जबकि जो फ्लो कंसेप्ट है वो टाइम डायमेंशन के साथ होता है, वो उसको एक आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करते हैं, यानी कि वो टाइम पीरियड आपका एक दिन भी हो सकता है, वन डे, एक वीक भी हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है। तो पूरे मंथ में कितनी प्रोडक्शन हुई ऐसा अगर मुझे मेजर करना है तो हमें क्या करना है, फ्लो कंसेप्ट है। पूरे साल में कितनी एम्प्लॉयमेंट दी गई, तो वो कौन सा कंसेप्ट है आपका, फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो वेरिएबल जो होगा विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये फ्लो कंसेप्ट है। अब देखिए बेटर क्लैरिटी के लिए अगर मैं आपको बताऊं
एक ये आपका एक सिंपल सा हमने ले लिया है टैंक। अब इस टैंक वाटर टैंक होगा ना आपके घर, तो उस टैंक के अंदर हमने भर दिया है पानी। अब ये टैंक के अंदर जो पानी है, ये इसके अंदर पहले से ही क्या है, स्टोर है। तो अब ये पानी एक ठहरा हुआ पानी, मतलब ये एक जगह इकट्ठा हुआ पानी। तो इस ये कौन-सा कांसेप्ट है? ये स्टोक कांसेप्ट है। लेकिन मान लीजिए इसी पानी की अगर यहाँ पे एक नल हो और यहाँ से पानी इसमें से फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है ना इस नल से, तो ये जो कौन-सा कांसेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लो कांसेप्ट। यानी कि आप जो नदियाँ हैं, नदियों में पानी बह रहा है, जो पानी बह रहा है तो वो फ्लो कांसेप्ट है और जो ठहरी हुई ये चीज़ वो क्या है, स्टोक कांसेप्ट। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 31 दिसंबर 2018 के अंदर कितने हाउसेस टोटल हैं? ये हमने देखा, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया यहाँ पे कि 31 दिसंबर 2018 में टोटल कितने घर बने? तो हमने दे दिया, तो ये स्टोक कांसेप्ट है। जबकि हमने पूछा कि पूरे 2018 ईयर के अंदर कितने हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए, तो वो फ्लो कांसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पे पूरा ईयर का टाइम पीरियड आ गया। इसलिए वो कौन-सा कांसेप्ट होगा हमारा? वो फ्लो कांसेप्ट होगा। अब इसको डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, तो स्टोक वेरिएबल्स जो है व्हिच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फ्लो जो है हमारा व्हिच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ए ईयर भी हो सकता है। जबकि स्टोक कांसेप्ट का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, डज़ नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन। ये एक स्टैटिक कांसेप्ट है और ये एक हमारा डायनामिक कांसेप्ट। अब इसकी एग्जांपल देखिए जो कि पेपर में पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स पूछनी है, तो यहाँ पे कोई टाइम एंड डायमेंशन दिया ही नहीं है, टाइम डायमेंशन नहीं दिया हुआ, इसलिए कौन सा कांसेप्ट है? स्ट्रोक कांसेप्ट है। अब यहाँ पूछा है नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018, तो 2018 के अंदर पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दी हुई, पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर पूरे 2018 के अंदर पूछे हैं कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हैं। तो ये कौन सा कांसेप्ट होगा हमारा? फ्लो कांसेप्ट होगा। अब मनी सप्लाई पूछी है कि पूरे सर्कुलेशन में कितनी मनी सप्लाई, तो टोटल मनी सप्लाई पूछी है, तो वो बता देंगे। तो वो कौन-सा कांसेप्ट है? स्टोक कांसेप्ट। इसी तरह से नेशनल वेल्थ, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे कौन-सा कांसेप्ट है हमारा? नेशनल जो वेल्थ है, वेल्थ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर किया जाता है कि, और जबकि जो इनकम होती है वो पूरे साल की मेजर की जाती है। तो नेशनल इनकम कौन-सा कांसेप्ट हो जाएगा हमारा? फ्लो कांसेप्ट हो जाएगा। जबकि जो नेशनल वेल्थ है वो स्टोक कांसेप्ट रहेगा। अब क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, यानी कितनी स्टोर की हुई है आपने व्हीट की क्वांटिटी, वो तो स्टोर कांसेप्ट है, लेकिन कितनी क्वांटिटी व्हीट की प्रोडक्शन हुई है, कितनी प्रोड्यूस हुई है, वो एक फ्लो कांसेप्ट है। क्योंकि प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है, तो वो फ्लो कांसेप्ट रहेगा हमारा। ठीक है, अब कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, यहाँ पे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी 2018 मार्च के अंदर कितना बैंक में डिपॉजिट अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, इसलिए कौन सा कंसेप्ट है? ये एक स्टॉक कंसेप्ट। अब लॉसेस हैं, तो लॉसेस कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर नहीं किए जाते, प्रॉफिट है, लॉसेस हैं, ये सब फ्लो कंसेप्ट है हमारा। कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018, तो 2018 के अंदर प्रोडक्शन पूछी है कितनी होगी, तो ये भी हमारा कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। प्रॉफिट भी मेजर जो है वो ओवर ए टाइम पीरियड किया जाता है, तो ये भी हमारा फ्लो कांसेप्ट है। पॉपुलेशन इंडिया की यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो पॉपुलेशन 31 मार्च 2018 को ही पूछी है, तो ये एक स्टोक कांसेप्ट होगा हमारा। इसी तरह से नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2018, तो यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा? लिटरेट पीपल कितने हैं 31 मार्च 2018 को, तो ये भी कौन से हो जाएंगे हमारे? स्टोक कांसेप्ट। अब सेविंग्स आती है हमारे पास। सेविंग्स क्या है हमारी? जो सेविंग जो होती है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा? फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। और नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री जो है हमारा, ये एक फ्लो कंसेप्ट है, ये भी एक फ्लो कंसेप्ट हुआ हमारा, ये भी फ्लो कंसेप्ट हुआ। अब कैपिटल देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो कैपिटल होती है और एक होती है हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल तो आपका स्टॉक कंसेप्ट है और कैपिटल फॉर्मेशन आपका फ्लो कंसेप्ट।
क्योंकि कैपिटल आप बना रहे हो। कैपिटल सिंपल कैपिटल जो है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कैपिटल है आपके पास। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो आप कैपिटल और ले रहे हो, कैपिटल बना रहे हो, तो वो फ्लो कांसेप्ट है। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर के दौरान आपने कितने पर्सन्स को एम्प्लॉय किया, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया, इसलिए फ्लो कांसेप्ट है। बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर जो है, अगर वैसे पूछ रहे हैं हमसे, तो बैलेंस हमारा जो होगा ये एक स्टॉक कांसेप्ट है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें हमें जब भी बैलेंस चेक करते हैं कि आज की डेट में कितना बैलेंस है, तो ये स्टॉक कांसेप्ट है। अगर यहाँ पे डेट दे देंगे तो ये स्टॉक कांसेप्ट है। और उसके बाद है रॉ मटेरियल इन ए गोडाउन 31 जनवरी 2019 के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया हमें, तो ये कौन सा कंसेप्ट हमारा, स्टॉक कंसेप्ट। प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसलिए ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, फ्लो कंसेप्ट। वेल्थ एक स्टॉक कंसेप्ट है। जीडीपी एक फ्लो कंसेप्ट है। जीडीपी आप मेजर करते हो ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल की कितनी जीडीपी है, तो हम जीडीपी जो है ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जीडीपी आपका कौन सा हो जाएगा, फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो स्ट्रोक और फ्लो से रिलेटेड थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए कि क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, यानी कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अभी हमने सर्कुलर इनकम पढ़ा है, तो उसमें हमने ये देखा कि जितनी प्रोडक्शन हुई वही की वही क्या है, इनकम के फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। तो जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम होगी, तो यही तो टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे पहला प्रोडक्शन फेज था, जितनी प्रोड्यूस हुआ तो उससे इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई तो हाउस होल्ड के पास गई, हाउस होल्ड ने उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को वापस फॉर्म्स को दे दिया। तो ये क्या था, जितनी इनकम जनरेट हुई उतनी की उतनी खर्च होगी। कोई सेविंग तो है ही इन दोनों सेक्टर के बीच में, ना तो हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं ना ही फर्म सेव कर रहे हैं। तो जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो जितना भी मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस हुआ वही खर्च हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो वही क्वेश्चन है कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना के दिखाना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे सारी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज द रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फैक्टर फ्लो एंड प्रोडक्ट। तो जो रियल फ्लो है आपका दो फ्लो से बनता है, एक फैक्टर फ्लो से और एक प्रोडक्ट फ्लो से। देखिए इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो फर्म्स को क्या कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, और फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये रियल फ्लो दो चीजों का बनता है, एक फैक्टर फ्लो का और एक आपका प्रोडक्ट फ्लो। चलिए उसके बाद एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे आप डायग्राम बना देंगे जो हमने भी बनाया था, और उसके सारे जो डेफिनेशन है वो उसमें लिख देंगे। अब इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट। तो 4 सेक्टर मैंने आपको बताया। पहला सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड, दूसरा है आपका फर्म्स, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है आपका फॉरेन सेक्टर। तो सेक्टर तो 4 होते हैं, बट जो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी आपके सिलेबस में वो पढ़ी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपको 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है जो हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो बताने हैं आपको। लैंड है पहला, दूसरा आपका लेबर है, फिर कैपिटल है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर। और अब उनके बदले में इन जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देते हैं फर्म्स हाउस होल्ड्स को। तो लैंड के बदले में हमें रेंट देते हैं, ठीक है, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, distinguish the between stock and flow, between net investment and capital। कौन सा स्टॉक कंसेप्ट है और कौन सा फ्लो कंसेप्ट। तो देखिए कैपिटल तो हमने अभी देखा ही था कि कैपिटल जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है, जबकि जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका फ्लो कंसेप्ट है, और जो कैपिटल है हमारा वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। ये सारी चीजें थी। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर इसका मैक्रोइकोनॉमिक्स का देखा है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वो बेसिक्स हैं जो आपको बड़े ज़रूरी हैं समझने। अब अगर आपको ये बेसिक्स अच्छे से आ जाएँगे तो आपको फर्दर आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए
ये सभी बेसिक्स आपके कवर होने ज़रूरी है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू।